गुड इवनिंग एवरीवन। हम दोबारा से अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जो सीरीज हमने पहले ले रहे थे ऑर्गन एंड कीवी और मटीरियल मेडिका की। ऑर्गन एंड कीवी डॉक्टर अवतार अभी जल्दी शुरू करेंगे सीरीज। तो पर्पस जो था, हमने क्यों ये स्टार्ट किया था, वो था एक रेगुलर अपडेट रहे हमारी होम्योपैथी के साथ। एक ऐसा ग्रुप हम डेवलप करना चाहते हैं जहाँ पे हम सब डॉक्टर्स इकट्ठे होके कुछ डिस्कस करें, कुछ नई बात करें, एक रेगुलर अपडेट रहे मटीरियल मेडिका के साथ, सो दैट कि हम कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व होते जाएं अपने केसेस में, अपने ट्रीटमेंट्स में, अपने पेशेंट्स में एंड ऑल्सो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो पहले हमने जो अभी तक लेक्चर्स हुए हैं, आई थिंक इससे पहले आई थिंक 6 और 7 लेक्चर्स हुए हैं मटीरियल मेडिका के। तो उसमें हमने एक्कोनाइट के बारे में, एपिस के बारे में, इल्यूमिना के बारे में, आर्सेनिकम एल्बम के बारे में, अगेरिकस के बारे में, तो काफी रेमेडीज के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो मटीरियल मेडिका क्या है, A to Z है। ठीक है, हम जितनी भी एक ही रेमेडीज हैं, जैसे आज एबिस ग्रुप हम करेंगे, एबिस कैन, एबिस नाइग्रा के बारे में, एब्रोटिनम करेंगे, एम्ब्राग्रेशिया के करेंगे, अर्जेंटम ग्रुप करेंगे। तो जितनी भी ए अल्फाबेट की रेमेडीज है, एनाकार्डियम होगी, और भी जितनी रेमेडीज हैं, जितनी भी हमने सारी डेवलप की हैं या जिनके बारे में हमने पढ़ा है, क्लिनिकली यूज किया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस मटीरियल मेडिका की जो हम सीरीज कर रहे हैं कंटिन्यू, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एम है हमारा, ठीक है, या ये सीरीज स्टूडेंट्स के लिए या प्रैक्टिशनर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रहे हैं। हम मटीरियल मेडिका के ऐसे अभी स्टडी करें मटीरियल मेडिका को जो प्रैक्टिकली कैसे यूजफुल है, चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट हो किसी मेडिसिन का, चाहे वो मेंटल एस्पेक्ट हो किसी मेडिसिन का, ठीक है, चाहे कोई भी ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स हैं या करेक्टरिस्टिक्स है किसी मेडिसिन के जो उसको फुली डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, जैसे एक केस में हमने किया था टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट प्लस स्टिंगिंग सेंसेशन। ठीक है, तो ये जो दो चीजें हैं, ये एपिस को फुली डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करती हैं कि जो भी एलिमेंट्स आएंगे एपिस के, दे विल बी रिलेटेड टू हर टेरिटोरी। ठीक है ना, दे विल बी रिलेटेड टू आइदर समवन इज ट्राइंग टू टेक द कंट्रोल ऑफ टेरिटरी, कोई टेरिटरी का कंट्रोल कर रहा है, या एपिस को ऐसे लग रहा है कि मेरे हाथ से मेरी टेरिटरी छूट रही है, या एपिस को ऐसा लग रहा है कि यार जितना मेरी टेरिटरी, मतलब मेरी फैमिली या मेरे वर्कर्स जितना मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं उस लेवल पे डिलीवर नहीं कर पा रहा। सो एवरीथिंग इन एपिस विल बी रिगार्डिंग टू देयर टेरिटरी। और स्टिंगिंग सेंसेशन में कैसा है, एंगर उसका वो भी स्टिंगिंग टाइप होगा, इतना डीप गुस्सा आएगा, जैसे हनी भी डंक मारती है, वो बर्निंग और वो स्टिंगिंग वो उसके फिजिकल सिम्टम्स में भी दिखेगी। ठीक है ना, जैसे कि ओवेरियन सिस्ट होगी, उसकी पेन कैसी होगी, बर्निंग स्टिंगिंग। यूटीआई सिम्टम्स आए, उसकी पेन कैसी होगी, बर्निंग स्टिंगिंग। ठीक है, उसके कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आए तो स्टर्नम में कैसी सेंसेशन रहेगी, बर्निंग स्टिंगिंग। ओरल कोई बॉयल्स हुए तो ओरल म्यूकोजा में कैसी सेंसेशन रहेगी, बर्निंग स्टिंगिंग, अलॉन्ग विद द टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ऐसे कुछ चीजें होती हैं जो मेडिसिन को पूरी तरह डिफाइन करती है। ठीक है, ऐसे ही आर्सेनिक के बारे में हमने बात सीख ली। आर्सेनिक में कौन सा वर्ड था हमने डिफाइन किया, आर्सेनिक को कौन सी चीज है जो आर्सेनिक को डिफाइन कर देती है, दैट इज फियर ऑफ सफरिंग। जो भी आर्सेनिक का फास्टिडियसनेस ले लो, ठीक है, आर्सेनिक की एंजाइटीज ले लो, आर्सेनिक की वीकनेस ले लो, कुछ भी है जो हमने आर्सेनिक का हम पढ़ते हैं, रेस्टलेसनेस, कुछ भी जो भी हम पढ़ते हैं, इट ऑल डेवलप्स फ्रॉम दिस फियर ऑफ सफरिंग।
मैं लाइफ में कभी सफर ना करूं, तो मैं लाइफ में कभी सफर ना करूं इसलिए मैं क्या हो जाऊं, पहले ही एंटीसिपेशन में फास्टिडियस हो जाऊं। फास्टिडियस होने का भी क्या पर्पज है कि ऑर्गेनाइज्ड हो जाऊं, हर चीज ऑर्गेनाइज्ड होगी, हर चीज प्रॉपर होगी, ठीक है ना, तो मैं सफर नहीं करूंगा। सो ये फियर ऑफ जो सफरिंग है, ये आर्सेनिक को डिफाइन करता है। ऐसे ही हमने एल्यूमिना में किया था। एल्यूमिना में क्या किया था, जो भी बच्चों ने पहले सीरीज, एल्यूमिना को क्या चीज डिफाइन करती है, क्या डिफाइन करती है एल्यूमिना को चीज? एल्यूमिना का क्या है, प्रेशर एग्रावेशन। सर आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट में बच्चे क्यों हो जाती है एल्यूमिना? आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट तो उसकी एक जर्नी का पार्ट है ना। सर क्यों जाती है? डोमिनेशन की वजह डोमिनेशन से, नहीं, प्रेशर की वजह से। डोमिनेशन नहीं, प्रेशर की। प्रेशर की वजह से। किसी ने प्रेशर डाल दिया, कैसा प्रेशर, परफॉर्मेंस का प्रेशर डाल दिया, या टाइम प्रेशर डाल दिया, यार इतने टाइम में काम करना है तेरे को, ठीक है। तो मेटल्स, एल्यूमिना क्या है, एक मेटल है, सॉफ्ट मेटल है बट एक मेटल है। मेटल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मेटल्स आर दी पीपल जो परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म करने का क्या मतलब, दे आर द पीपल जिनको अपना काम पूरा करना, ठीक है ना, जिनकी जो आइडेंटिटी है वो उनके काम से जानी जाती है, उनको बोलते हैं मेटेलिक पीपल, ठीक है ना। परफॉर्मर रेमेडी, कि भाई मेरे काम में कोई खराबी ना हो जिसके कारण मुझे क्रिटिसिज्म झेलनी पड़े। तो एल्यूमिना में स्पेशल क्या होता है बाकी मेटल के अकॉर्डिंग, जो प्रेशर एग्रावेशन होता है आउटसाइड एंड इनसाइड, वो जो प्रेशर एग्रावेट करता है उसके कारण क्या होता है, स्लोली एंड स्टेडीली उनकी कॉम्प्रीहेंशन और एग्जीक्यूशन स्लो होती है, ठीक है। तो आज हम जो दवाई करेंगे वो है एबिस कैनेडिस एंड एबिस नाइगर। इनके बारे में हमने थोड़ा बहुत कॉलेज में पढ़ा है, स्पोटीरिया मेडिका के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे पर्पस ये नहीं है कि मैं कोई रेयर रेमेडी पढ़ाऊं या कोई नई सी एक्सक्लूसिव चीज लेके आऊं। ये हरफ में राइट होम्योपैथी में एक्सक्लूसिविटी का कोई है ही नहीं चैनल, हम कभी ट्राई नहीं करते जी एक्सक्लूसिव हो जाए, ठीक है ना, कि कुछ बहुत अलग सा पढ़ाएं, तरंगी सी चीज करें। पर्पस क्या है, हम उस चीज के बारे में डिस्कस करें, पढ़ाने का भी छोड़ो, ये है एक डिस्कशन, ठीक है ना, सीरीज। तो उस चीज के बारे में डिस्कस करें कि जिसको आप पढ़ेंगे और जाके आप अपने क्लिनिक्स में यूज करें तो वो यूजफुल हो इन्फॉर्मेशन। तो दैट इज वाई दिस सीरीज इज मतलब ये मटीरियल मेडिकल सीरीज में क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें हम वो बात करेंगे जो प्रैक्टिकली बहुत आपके लिए यूजफुल हो, चीजें जो आप पढ़ के जाएं तो पेशेंट में इजीली आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो मटीरियल मेडिका की हम बात कर रहे हैं या जो भी करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, दे शुड बी इन अकॉर्डेंस टू ऑर्गेनन, ठीक है ना। ऑर्गेनन क्या है हमारा, जैसे गीता है हिंदुइज्म में, गुरु ग्रंथ साहिब है सिखिज्म में, ठीक है, कुरान है इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में बाइबल। ऐसे ही होम्योपैथ के लिए, इस होम्योपैथिक प्रोफेशन के लिए ऑर्गेनन है हमारी। कोई भी चीज, कोई भी नॉलेज अगर ऑर्गेनन से ऑपोजिट है तो वो एज अ होम्योपैथ हमारे लिए कभी भी यूजफुल नहीं हुई। हमने ये खुद ट्राई करके देखा है, ठीक है। बहुत सारे डॉक्टर हैं इंडिया में, बाहर के ऑथर्स हैं, कई बार क्या होता है उनको अपने आप में कुछ अलग करने के लिए या कुछ स्पेशल करने के लिए वो कुछ ऐसी चीजें लिख देते हैं, बोल देते हैं, जो कि ना तो ऑर्गेनन के अकॉर्डेंस होती है और ना ही वो प्रैक्टिकली होम्योपैथी में फिटिंग होती है, ठीक है। तो कोई भी मटीरियल मेडिकल में भी कई बार ना हमारे अभी यहाँ पे बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं क्लिनिक में,
या अभी हम बाहर भी गए थे ब्राजील में, आपको पता है, लेक्चर देने, तो वहाँ भी डॉक्टर पूछते हैं कि आप कौन सा मटीरिया मेडिका पढ़ते हैं या हम कौन सा मटीरिया मेडिका पढ़े। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है। तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि जो भी मटीरिया मेडिका ऑर्गेनन के लॉज के अकॉर्डिंगली बना हुआ है उसको पढ़ लो। जो भी मटीरिया मेडिका प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड है, प्रैक्टिकलिटी मतलब जो भी मटीरिया मेडिका जिससे पेशेंट्स के होम्योपैथिक रिजल्ट आए। होम्योपैथिक रिजल्ट का क्या मतलब होता है, कैसा होता है होम्योपैथिक रिजल्ट? परमानेंट होगा, जेंटल होगा और रैपिड होगा। ठीक है, दिस इज होम्योपैथिक रिजल्ट। तो अगर किसी भी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने के बाद परमानेंटली पेशेंट को रिलीफ हुआ है, ठीक है ना, जेंटल रहा है, रैपिड रहा है, तो उसका क्या मतलब है कि आपने मेडिसिन सही से दी। तो जिन कारणों पे वो मेडिसिन दी जाए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो होम्योपैथी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, और राइट होम्योपैथी में या हर्फ में हम क्या प्रमोट करते हैं कि जो भी करो वो गाइडलाइन किसके अंडर करो, ऑर्गेनन के अंडर करो। क्यों? क्योंकि जब आप ऑर्गेनन की गाइडलाइन के अंडर करोगे तभी आपको ट्रू होम्योपैथिक रिजल्ट मिले। ठीक है, हम सबका पर्पज क्या है कि एक बार हमने पेशेंट को दवाई दी, एक बार हमने उसका ट्रीटमेंट किया, तो उसका लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ रहे। ना तो हम होम्योपैथी में सुप्रेशन को प्रमोट करते हैं, ना हम होम्योपैथी में सिर्फ रिमूवल ऑफ सिम्टम को प्रमोट करते हैं, ना हम होम्योपैथी में सिर्फ ये प्रमोट करते हैं कि जी फिजिकल बॉडी क्योर हो जाए, मेंटल एस्पेक्ट, इमोशन एस्पेक्ट हो ना हो उससे हमें नहीं लेना देना। ठीक है ना। तो डॉक्टर हैनेमन क्या बोलते हैं, रिस्टोर दी हेल्थ। तो हमने रिस्टोर करना है जैसे वो सिकनेस से पहले थी। अगर रिस्टोर हो गई तो आपका जो क्योर है वो होम्योपैथिक है, अगर रिस्टोर नहीं हुई देन इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद दी होम्योपैथिक। ठीक है, तो जो भी हम मटीरिया मेडिका की सीरीज पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, उसका पर्पज यही है, प्रैक्टिकल नॉलेज। जो चीजें हमने खुद क्लिनिक में देखी हैं या जो चीजें हम खुद पेशेंट्स में समझ रहे हैं उनके बारे में बात करें। और जो भी चीजें हमारे जो स्टारवॉर्ड्स हैं हमारे होम्योपैथी के, डॉक्टर कैंट हो गए, ठीक है, डॉक्टर क्लार्क हो गए, डॉक्टर बोइंगसन हो गए, इन्होंने जो दी हैं उनके अकॉर्डिंग भी सुन। ठीक है, सो आज स्टार्ट करेंगे हम। पहले दो मेडिसिन करेंगे, एक है एबिस कैनेडिस और एक है एबिस नाइका। ठीक है, तो बेसिकली दोनों प्लांट बेस्ड रेमेडीज हैं, प्लांट बेस से आती हैं। ठीक है ना, दोनों ही रेमेडीज हैं जो एक हमारी मेडिसिन है कोनियम, उसी ग्रुप से ड्राइव होती हैं। ठीक है ना, उसी ग्रुप का प्लांट है ये। अभी सबसे पहले हम एबिस कैनेडिस के बारे में बात करेंगे। सो एक चीज हमें पता है कि एबिस के दोनों रेमेडीज, अगर आपने पहले भी मटीरिया मेडिका में पढ़ा हो, डॉक्टर बोरिक ने के बारे में दिया है, तो दोनों ही एक बहुत ही गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस की प्रोमिनेंट रेमेडीज। दोनों मेडिसिन का प्रोमिनेंट एक्शन है, ठीक है ना, वो है गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस, स्टमक के ऊपर सबसे पहले, इंटेस्टाइन भी नहीं, बाकी भी नहीं, सबसे पहले दोनों का प्रोमिनेंट एक्शन है स्टमक के ऊपर। अभी दोनों रेमेडीज बहुत ही कॉमनली यूज होती है। ठीक है ना, जो एबिस नाइजर है हमारी जो रेमेडी, वो मोर प्रोमिनेंटली फीमेल बेस्ड रेमेडी है। फीमेल्स पे ज्यादा प्रूविंग उसकी प्रॉपर की गई है, फीमेल्स में ज्यादा उसके सिम्टम्स देखे गए हैं। जो एबिस स्कैन है ये दोनों सेक्सेस में देखी जाती है। ठीक है, सो इट इज एन इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर दी एक्यूट कंडीशन, जो एबिस स्कैन है। ठीक है ना, एबिस स्कैन जो रेमेडी है ये एक्यूट कंडीशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल होगी। कोई की भी एक्यूट कंडीशन हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी बेस्ड हो, चाहे वो हेडेक हो, चाहे वो गैस्ट्रिक डायरियाज हो, पेन हो, ठीक है ना, तो उसमें ये रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कोई भी आपको एक्यूट कंडीशन मिलेगी उसके साथ साथ गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस जरूर मिलेंगे इन एबिस स्कैन। मतलब गैस्ट्रिक जो डिस्टर्बेंसेस हैं यही एक फर्स्ट ओरिजिन बनते हैं किसी भी और डिजीज का, जैसे हेडेक, माइग्रेन है प्रॉब्लम, लेकिन वो कैसे होंगे, गैस्ट्रिक माइग्रेन होंगी। ठीक है ना,
तो वो गैस्ट्रिक माइग्रेन होंगे, तो गैस्ट्रिक से उसकी ट्रबल शुरू होंगी, गैस्ट्रिक सिम्टम्स के साथ पेशेंट। ठीक है, तो गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस के अगर कभी भी आपके पास पेशेंट्स आते हैं और आप केस टेकिंग कर रहे हो, सो दीज टू रेमेडीज यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड, स्पेशली इन एक्यूट फेज। ठीक है, तो जो एबी स्कैन है ये जनरली फर्स्ट फेज, ठीक है ना, विच इज एन इन्फ्लामेटरी फेज ऑफ डिजीज, उसको प्रमोट करते हैं, चाहे वो गैस्ट्रिक में हो, चाहे वो लिवर में हो, चाहे वो इंटेस्टाइन में हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में हो, चाहे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हो, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे हो। तो इंफ्लामेटरी स्टेज में बहुत प्रोमिनेंट एक्शन है एबिस कैनेटिस का। ठीक है, सो जनरली अगर हम डिस्पोजिशन की बात करें तो कैसे पेशेंट होते हैं, दे आर क्वाइट डिस्पोजिशन। पीछे मटीरियल मेडिका में और कौन सी हमने दवाई पढ़ी थी क्वाइट डिस्पोजिशन की? बताओ सोचो, कौन सी और रेमेडी हमने पढ़ी थी क्वाइट डिस्पोजिशन की पीछे मटीरियल मेडिका में? हमने बात की थी क्वाइट डिस्पोजिशन, ठीक है, एंड दैट वाज एलुमिना। एलुमिना में भी हमने बात की थी क्वाइट डिस्पोजिशन होती है। व्हाट इज क्वाइट डिस्पोजिशन? वो लोग जिनको चुप रहना अच्छा लगता है, ठीक है ना, वो लोग जो कम बात करते हैं, ऐसे लोग जिनके जो अटेंडेंट्स आएंगे साथ में या पेशेंट खुद होगा तो वो खुद ही बोलेंगे कि मैं डॉक्टर साहब ज्यादा चुप रह के मेरे को अच्छा लगता है, वो कम बात कर। सो दीज आर द पीपल जो आते हैं क्वाइट डिस्पोजिशन के अंदर, चुप रहते हैं, बहुत कम बात करते हैं। ठीक है, सो इन एबी स्कैन नाउ, इसमें क्वाइट डिस्पोजिशन क्यों होती है डेवलप? इसमें क्वाइट डिस्पोजिशन डेवलप होती है बिकॉज ऑफ दे आर जनरली timid, they are generally anxious and they are generally dull। ठीक है ना, तो जब भी डलनेस एक ऐसा प्रपोर्शन है, जनरली मैं जितने भी क्लिनिक में भी हम देखते हैं, या आज भी मैम मावी मैम है, रफतेज मावी मैम, उनके साथ बात कर रहा था तो उन्होंने भी ये बोला कि जब भी हम क्वाइट डिस्पोजिशन देख रहे हैं क्लिनिक में तो डलनेस इज अ वेरी कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, और बहुत सी इंटेलेक्चुअल रेमेडीज कैसे, जैसे इग्निशिया, लेकेसिस, ये जो रेमेडीज हैं ये भी कई बार क्वाइट डिस्पोजिशन में जाती है। वो कब जाती है क्वाइट डिस्पोजिशन में? जब इनकी डलनेस की स्टेट डेवलप हो जाती है। तो क्वाइट डिस्पोजिशन में डलनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेशेंट को क्वाइट होने पे जो मजबूर कर देता है। एबी स्कैन में क्यों क्वाइट होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी टिमिड, सेकेंड ऑफ ऑल दे आर एंशियस, एंड थर्ड बिकॉज ऑफ डलनेस। अदर प्रोमिनेंट क्वाइट रेमेडीज जो हैं वो है मैग्नीशियम ग्रुप। मैग्नीशियम में हम बहुत कॉमनली देखते हैं पेशेंट बहुत कम बात करते हैं, चुप रहते हैं, घर में भी सब बोलेंगे ये तो जी कम ही बोलता है, एंड दैट इज बिकॉज क्योंकि मैग्नीशियम की इनर्टनेस है। इनर्टनेस जो मैग्नीशियम में होती है, इनर्टनेस का मतलब जो लोग रिएक्ट ही नहीं करते, मैग्नीशियम्स में लैक ऑफ रिएक्शन के कारण वो क्वाइट हो जाती है, लैक ऑफ रिएक्शन के कारण डलनेस आती है। वराइटा ग्रुप में स्लो कॉम्प्रिहेंशन के कारण डलनेस आती है। अमोनियम ग्रुप, अनदर ग्रुप, अमोनियम की जो मेडिसिन है वो दे आर जनरली वेरी क्वाइट रेमेडीज। इनमें क्यों डलनेस आती है? इट बिकम्स ऑफ टिमिडिटी एंड इरिटेबिलिटी। चुप हो जाते हैं, मैं बोलूंगी ना तो झगड़ा ही होगा, मैं बोलूंगी तो सबको बुरा ही लगेगा, इससे अच्छा है मैं चुप ही रहूं। तो अमोनिया के लोग कभी कभी बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं ना तो उनके शब्द जो हैं वो दिल में लगते हैं, चुभते हैं। ठीक है, अमोनियम ग्रुप के बारे में हम अच्छे से डिस्कशन जब करेंगे तो मैं और बताऊंगा इसके बारे में। तो अमोनियम ग्रुप भी एक क्वाइट डिस्पोजिशन में आती है। देन कम्स एल्यूमिना। एल्यूमिना में भी यही है, कंफ्यूजन की मेन मेडिसिन है, हमने वर्ड यूज किया था एल्यूमिना में, कंफ्यूजन। ठीक है, कंफ्यूजन क्यों आता है? बिकॉज ऑफ प्रेशर एग्रावेशन। जब ज्यादा प्रेशर पड़ता है दिमाग पे तो एल्यूमिना कंफ्यूज होने शुरू हो जाता है, और उस कंफ्यूजन के कारण वो क्वाइटनेस में जाना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ डलनेस। एसिड फॉस,
एसिड फॉस एक और डलनेस की मेडिसिन। डलनेस की मेडिसिन क्यों होती है एसिड फॉस में, कैसे डलनेस आती है? इमोशनल एग्रावेशन के कारण, अपसेट हो गए, किसी पे गुस्सा आ गया, एस्टीम हर्ट हो गई, तो इतने ओवरवेलमिंग इमोशंस आते हैं कि एसिड फॉस एग्जॉस्टेड फील करती है। जब एग्जॉस्टेड फील करती है तो माइंड में डलनेस सेट इन हो जाती है। जब माइंड में डलनेस सेट इन हो जाती है, देन एसिड फॉस इट बिकम्स क्वाइट। देन कम्स ब्रायोनिया, अगेन अ क्वाइट डिस्पोजिशन। ठीक है ना, लीस्ट इमोशन तो वैसे एग्रावेट करता है, चाहे वो मेंटल हो फिजिकल हो, ब्रायोनियाज में। और ब्रायोनियाज में भी क्या है, बिकॉज ऑफ, हाँ तो अभी हम बात कर रहे थे ब्रायोनिया की। तो जनरली दिस इज व्हाई दे गो इनटू क्वाइट डिस्पोजिशन। ठीक है, तो क्वाइट डिस्पोजिशन जब भी आए, गैस्ट्रिक सिम्टम्स आए, थिंक अबाउट एबिस कैन। ठीक है, सो दे आर जनरली पीपल हु आर क्वाइट एंड पीविश। क्वाइट भी होते हैं और पीविश भी होते हैं। पीविश क्या होता है? पीविश क्या होता है? पीविश का मतलब होता है वो लोग जो जल्दी बुरा मान जाए, जिसके कारण फिर वो इरिटेबल बिहेव करते हैं। कैसे? वो हट जाए यार, कोई बुला रहा है। ठीक है, सो दे आर क्वाइट एंड पीविश, नॉट एंग्री। नॉट एंग्री, एंग्री का क्या मतलब है? एंग्री डिस्पोजिशन वो होती है जो अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर देती है, इरिटेबिलिटी एक्सप्रेस कर लेती है, जिनमें गुस्सा आता है और जो लॉन्ग टाइम तक रहता है। पीविश में क्या होता है? जो लोग इजीली ऑफेंड हो जाते हैं, या वो लोग जो इजीली रिएक्ट करते हैं इरिटेबली, उनको हम पीविश बोलते हैं। सो दे आर जनरली क्वाइट एंड पीविश। तो अगर मेंटल एस्पेक्ट्स की बात करें, जनरली आप मटीरिया मेडिका में देखेंगे कि एबिस या इनका माइंड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। कुछ कुछ पॉइंट पे कुछ कुछ डॉक्टर्स ने कुछ कुछ केसेस में इसको डिफाइन किया है, बट जो हमने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस में देखा है वो है, इसको एक इनकी डिस्पोजिशन होती है क्वाइट। ठीक है, इंटेलेक्चुअली दे आर डल एंड इनपेशेंट पीपल। ठीक है, डल है, इम्पेशेंट है। जो इनका डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ही इंपल्सिव होता है। ठीक है, और इंपल्सिव और इम्पेशेंस में क्या होता है, दे आर प्रोन टू मेक मिस्टेक्स। सो एबिस कैन इज नॉट एन वेरी इंटेलेक्चुअल रेमेडी। एबिस कैन इज नॉट अ वेरी कॉशियस रेमेडी, ये जो बहुत सोच समझ के ध्यान से हर बात करें। दे आर डल एंड इम्पेशेंट जनरली। कॉन्फिडेंस लेवल या इनकी विल, इट इज वीक। वीक विल्ड पीपल होते हैं। जनरल जो स्पीड है, चाहे वो जनरल जो स्पीड है, इट इज जनरली वेरी स्लो। स्लो स्पीड पीपल होते हैं। दे आर द पीपल हु आर मोर ऑन द एंशियस साइड। एंग्जाइटी बनी रहती है किन चीजों को लेके, लाइफ की सर्कमस्टेंसेस को लेके, कि यार कोई नुकसान ना हो जाए, किसी से किसी भी लॉस की बात सुन ली, यार मेरे साथ भी ऐसा कोई नुकसान ना हो जाए। ठीक है, तो एंग्जाइटी अबाउट लॉस, एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ, इजीली ऑफेंडेड, ये कुछ चीजें हैं जो इनको डिफाइन करती हैं। तो अभी इन चीजों के बारे में अगर आप देखेंगे तो रेपर्टरी में ये नहीं दिया गया। एंग्जाइटी हेल्थ में लेंगे, एवराइस में लेंगे, इजीली ऑफेंडेड में लेंगे, बट क्लिनिकली या मटीरिया मेडिका में, ठीक है ना, कुछ कुछ डॉक्टर्स ने इसको एक्सप्लेन किया है जो उन्होंने उनके केसेस में देखा है। तो रेपर्टराइजेशन भी एक वे है मेडिसिन तक जाने का, और अदर वे क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटीरिया मेडिका। आपने मटीरिया मेडिका को अच्छे से पढ़ा, उसको अंडरस्टैंड किया, तो आपको समझ आ जाता है कि ये चीजें दी गई। देन दिस रेमेडी इज मच क्वाइटर, समटाइम्स गिविंग इंप्रेशन दैट ही डज नॉट केयर अबाउट थिंग्स। तो ये इतनी क्वाइट होती है, कई बार लोगों को लगता है यार इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट उनको फर्क पड़ता है।
इंटरनल एंशियसनेस, इंटरनल एक एंशियस रिएक्शन जो फिर इरिटेबिलिटी और पीविशनेस से निकलता है, वहां से पता लगता है। अभी क्या है, मेंटली डल है लेकिन एंजाइटी जनरेट हो रही है, ठीक है ना। माइंड डल है, माइंड स्लो काम कर रहा है लेकिन एंजाइटी जनरेट हो रही है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, एबी स्कैन में दे फील एग्जॉस्टेड, ठीक है ना, दे फील डेज्ड आउट, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन फैग हो जाना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन फैग हो जाना। और कौन सी रेमेडी है जो बहुत प्रोमिनेंट है ब्रेन फैग की? पिक्रिक एसिड। हाँ, बहुत अच्छा। जैसे पिक्रिक एसिड में होता है, पिक्रिक एसिड में कैसे होता है, ओवर वर्क के बाद इतनी एनर्जी आती है पिक्रिक एसिड में, ओवर वर्क करते हैं तो उसके बाद फिर क्या होता है, स्टेज, दूसरी स्टेज क्या आती है, प्रोलॉन्ग्ड एग्जॉशन ब्रेन फैग की, ठीक है। एबिस मैकेन में क्या होता है, ये जो ब्रेन फैग स्टेट है ये कॉन्टिन्यूस रहती है, इसमें वो ऐसी स्टेज नहीं आती पिक्रिक एसिड की तरह जहाँ पे वो बहुत ज्यादा एक्टिव माइंड में चले जाते हैं, ठीक है। और ये क्यों रहती है, डलनेस, स्लो कॉम्प्रीहेंशन और एंशियसनेस के कारण, एंजाइटी जनरेट हो रही है लेकिन माइंड बहुत डल है टू कॉम्प्रीहेंड थिंग्स, तो ये ब्रेन फैग में चले जाते हैं, ठीक है। एंड द ब्रेन फैग इज ऑल्सो ड्यू टू रॉन्ग एसिमिलेशन, स्लगिश लिवर, बॉडी स्लगिश है, लिवर स्लगिश है, डाइजेशन स्लगिश है, ठीक है ना, फूड की इंडाइजेशन है, तो ब्रेन काम ही नहीं कर रहा, सारी बॉडी की एनर्जी डाइजेशन में ही लगी हुई है, ब्रेन के लिए सफिशिएंट एनर्जी ही नहीं है। So just like picric acid, AB scan is a very important remedy for brain fag. Then come the journals of AB scan, कि AB scan में क्या क्या है जो जनरली इंपॉर्टेंट है। जब भी हमने मेडिसिन, हमें जर्नल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली जब हमने मेडिसिन रूल आउट करनी होती है। जैसे आपके पास 7-8 आपने रिपर्टराइज किए, 1-2 रुब्रिक, आपके पास 7-8-9 रेमेडीज आ गई, अभी इनको रूल आउट करते हैं, तो उस रूल आउट में अगर आपकी जर्नल्स की बहुत अच्छी नॉलेज है तो आपको बहुत इजी होता है रूल आउट करना। सो इन द केस ऑफ एबी स्कैन इज जनरली अ राइट साइडेड रेमेडी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, राइट साइड की डिजीजेस की प्रमोट करती है। सेकेंड थिंग, जब भी आप एबी स्कैन के बारे में प्रिस्क्राइब करने जाए तो इसको समझिए कि इसका प्रोमिनेंट एक्शन म्यूकस मेम्ब्रेन पे है और मसल्स पे है, बट सबसे प्रोमिनेंट क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड मसल्स। थर्ड थिंग जो हमने समझनी है, इन केस ऑफ एबी स्कैन, ठीक है, ये एट्रोफी और एटोनिया प्रोड्यूस करती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ऑर्गन्स की एट्रोफी मिल रही है, एटोनिया, एटोनिया का क्या मतलब है, जहाँ पे मसल्स की टोन कम हो जाए, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स हो जाए, तो एबी स्कैन वो प्रमोट करती है। ना तो एबी स्कैन हाइपरट्रॉफी प्रमोट कर रही है, ठीक है, ना वो हाइपरटोनिया प्रमोट करती है। तो प्रिस्क्राइब एबी स्कैन व्हेन यू फील के जो पैथोलॉजी है, जो पेशेंट्स में हमें पैथोलॉजी दिख रही है, वो एट्रोफी है या एटोनिया है। थर्मल थर्स्ट में अगर बात करें तो ये चिल्ली होते हैं थर्मल वाइज, ठीक है, बहुत प्रोमिनेंट होती है और ये चिल्लीनेस इनमें। और जो थर्स्ट होती है, थर्स्ट में क्या होती है, एक्सेस थर्स्ट होती है, जैसे हम मर्क सोल में देखते हैं, सम केसेस ऑफ सल्फर्स में देखते हैं, ठीक है, सम केसेस ऑफ बेलाडोना में देखते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ थर्स्ट। प्यास लगी, और कैसी प्यास लगती है कि जब डॉक्टर साहब प्यास लगती है ना, फिर तो मैं 3-4 ग्लास पी लेता हूँ, ऐसी प्यास लगती है कि अगर डॉक्टर साहब 1-2 ग्लास भर के ना पियो ना, मेरे को संतुष्टि नहीं होती। लगे तो पेशेंट बहुत कॉमनली बोलते हैं, डॉक्टर साहब नहीं लगे नहीं लगे, बट जब भी मेरे को प्यास लगती है ना, फिर मैं 2-3 ग्लास कम से कम पीता हूँ, ठीक है। सो देयर कम्स दिस एक्सेस अमाउंट ऑफ थर्स्ट इन दैट। Then we will talk about the gastric symptoms, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, गैस्ट्रिक सिम्टम्स इन मेडिसिन। तो इन केस ऑफ एबी स्कैन में अभी क्या होता है, जैसे मैंने पहले बोला कि ये स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन की बहुत प्रोमिनेंट रेमेडी है,
इसीलिए इसको एक्यूट एक्शन में बहुत यूज किया जाता है, ठीक है ना। एक्यूट एक्शंस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन म्यूकस मेम्ब्रेन की प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और ये इतनी यूजफुल है अगर आप इसके बारे में समझेंगे एक्यूट्स में, कि डॉक्टर विठलकस बोलते हैं कि जहां पे मुझे मेरी नक्स वोमिका, सीपिया, चैलिडोनियम और लाइको, सो दीज आर 4 रेमेडीज, लाइको, चैलिडोनियम, सीपिया, नक्स वोमिका, जो गैस्ट्राइटिस में सबसे पहले देते हैं। गैस्ट्रिक सिम्टम आए, गैस्ट्राइटिस आए, सबसे पहले ये दे दो 4 रेमेडीज, ठीक है। लिवर स्लगिश है, लिवर कहीं पे फैटी लिवर आ गया, लिवर स्लगिश है, उसके कारण गैस्ट्राइटिस प्रोड्यूस होता है, ये चारों रेमेडीज होती हैं जो जनरली होम्योपैथ यूज करते हैं। तो डॉक्टर विठलकस अपने जब केसेस डिफाइन करते हैं उसमें बोलते हैं कि ये रेमेडी इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब मेरी ये 4 प्रोमिनेंट रेमेडीज फेल हो जाती है ना, जहां पे, वहां पे मैं जनरली एबिस्कैन को देता हूँ, प्रिस्क्राइब करता हूँ। किसका इतना स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट एक्शन है गैस्ट्राइटिस में, कि जहां पे जो मेन रेमेडीज है गैस्ट्राइटिस की वो फेल हो जाए, वहां पे मैं एबिस्कैन देता हूँ, ठीक है। विद गैस्ट्रिक सिम्टमेटोलॉजी, जो हमने अभी पीछे गैस्ट्रिक सिम्टम्स आगे भी पढ़ेंगे या पीछे ही बात की, द पेशेंट दे बिकम इरिटेबल, इल ह्यूमर्ड, ठीक है। तो क्या होता है जब भी गैस्ट्राइटिस होता है, और ये जनरल है, बहुत जनरल है, मोस्ट ऑफ द पीपल जब भी गैस्ट्राइटिस होता है वो इरिटेबल हो जाएंगे, स्नैपिश हो जाएंगे, ठीक है ना, गुस्से से बात करेंगे। तो इसमें भी ऐसे ही होता है। और जल्दी आपको क्या लगता है, यार इसको नक्सवामी का दो, इसका ये ना बहुत सेंसिटिव हो गया है, ये बहुत गुस्सा कर रहा है, बहुत इरिटेट हो रहा है, इसको नक्सवामी का दे दो, ठीक है। बट उन केसेस में आप एबिस्कैन के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है नक्सवामिका से एबिस्कैन। नक्सवामिका जो होती है वो इम्पेशेंट, इरिटेबल और शॉर्ट टेम्पर्ड होती है, ठीक है ना, और रेस्टलेस होती है, फिजिकली बहुत रेस्टलेस, गुस्सा कर रही है। उसकी जगह जो एबिस्कैन होती है, ये क्या होती है, इसको मोशन एग्रावेशन होती है, इसको लाइंग डाउन अच्छी लगती है, ये रेस्टलेस नहीं होती। और इम्पेशेंट और इरिटेबिलिटी के बदले ये क्या होती है, पीविश, चुप रहना, लेकिन कोई बुलाएगा डिस्टर्ब करेगा फिर हट जाओ मत बुलाओ, दे मोर गोइंग टू द पीविशनेस इंस्टेड ऑफ बीइंग इम्पेशेंट, ठीक है। और इसमें क्या है, हमने पहले भी बात किया कि डलनेस, स्लगिशनेस, तो वो आपको फिजिकल उसमें भी दिखेगा कि इसकी डलनेस जा रही है, इसकी स्लगिशनेस चल रही है, और ये बहुत डीप सीटेड है। इसकी स्लगिशनेस ऑफ सिम्टम इतनी डीप सीटेड, अगर आप देखेंगे कि आप एबी स्कैन में अगर कॉफी या कोई स्टिमुलेंट भी देंगे कि यार लिम्का पी ले, तेरी डाइजेशन को हेल्प करेगा, है ना, हम देते हैं ना जनरली, लिम्का ले दो, काला नमक डाल के दे दो, थोड़ी कॉफी ले लो, क्योंकि ये स्टिमुलेंट्स होते हैं कि आपकी डाइजेशन को तेज करेंगे। एबी स्कैन की डाइजेशन इन स्टिमुलेंट से भी तेज नहीं होती, ये इतनी डीप सीटेड स्लगिशनेस होती है उनकी डाइजेशन, विच इज अनलाइक टू नक्सवामिका। नक्सवामिका में क्या होगी, इंडाइजेशन हो रही है, गैस्ट्राइटिस हो रहा है, लेकिन उनको स्टिमुलेंट देंगे, यार डॉक्टर साहब बहुत पेन होती है, यहाँ पे बहुत भारीपन लगता है, लेकिन थोड़ा नींबू पानी पी लूं, कॉफी पी लूं, फिर थोड़ा आराम आ जाता है। नक्सवामिका में ऐसा बहुत कॉमन होता है पेशेंट्स को, क्योंकि उनको स्टिमुलेंट की डिजायर भी होती है और वो अमिल्यूरेट भी करते हैं, स्पेशली इन फेज ऑफ गैस्ट्राइटिस। एबी स्कैन में उल्टा होता है, आप कुछ भी देते रहो कोई रिएक्शन नहीं आएगा, क्योंकि इतनी डीप सीटेड स्लगिशनेस है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं गैस्ट्रिक सिम्टम्स। गैस्ट्रिक सिम्टम में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी डिस्पेप्सिया, हाइपर एसिडिटी, ठीक है, या डिस्कम्फर्ट, पेन, गैस्ट्रिक पेशेंट फील कर रहा है, उसके साथ साथ पाल्पिटेशन के सिम्टम आते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके गैस्ट्रिक सिम्टम्स में यहाँ हमें याद रखना है इस चीज का, वो है कांस्टेंट सिंकिंग सेंसेशन और एम्प्टी फीलिंग। सिंकिंग सेंसेशन कैसे, जैसे पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खालीपन है, डॉक्टर साहब यहाँ पे घबराहट हो रही है पेट में। सिंकिंग सेंसेशन को जनरली पेशेंट क्या बोलता है हमारे पेशेंट जो लैंग्वेजेस में, घबराहट हो रही है, खालीपन लग रहा है, घबराहट होती है। कहां पे होती है एग्जैक्टली, पिट ऑफ स्टमक पे,
ठीक है, पिट ऑफ स्टमक, जितने भी ये स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसेशन रहती है गैस्ट्राइटिस में, एबिस्कैन में, पिट ऑफ स्टमक में कांस्टेंट सिंकिंग, कांस्टेंटली रहेगी, और एम्प्टी फील। तो जब भी गैस्ट्राइटिस में एबिस्कैन प्रिस्क्राइब करनी है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्कर है। उसके बाद आ जाता है ग्लूटनी। ग्लूटनी का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है ग्लूटनी का? सर बहुत ज्यादा खाना खाना, ओवर ईटिंग। हाँ, ओवर ईटिंग प्लस ओवर ड्रिंकिंग, और ये इनका एक कांस्टेंट फेज होता है थ्रू आउट दी लाइफ। ओवर ईटिंग एंड ओवर ड्रिंकिंग। बट ग्लूटनी में और क्या होता है इसके साथ साथ, कि वो जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन है, भूख खत्म हो जाती है, ठीक है ना, लेकिन एपेटाइट की सेटिस्फेक्शन खत्म नहीं होती, उसको हम ग्लूटनी बोलते हैं। डॉक्टर फाटक ने इसके बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। और जो प्रोमिनेंट रेमेडीज आती हैं ग्लूटनी में, दैट इज ब्रायोनी और चाइना, ठीक है। अदर रेमेडीज जो ग्लूटनी की बहुत होती हैं, दैट इज व्हाई दे हैव अ टेंडेंसी टू ओवर ईट। क्यों ओवर ईट की टेंडेंसी है? कि वो जो अंदर संतुष्टि आनी चाहिए खाना खाने के बाद, वो संतुष्टि की कमी है, वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं आती, और उसके कारण ये क्या है, वो ज्यादा ही खाते रहते हैं, और फिर ये इनकी टेंडेंसी बन जाती है ओवर ईट करने की। एबिस्कैन में इवन इन द फेज ऑफ गैस्ट्राइटिस, कि गैस्ट्राइटिस हुआ पड़ा है, इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है स्टमक की, फिर भी एपेटाइट बहुत ज्यादा है। कई कई बैक्टीरिया मेडिकास में इसको कैनाइन हंगर के नाम से भी एक्सप्लेन किया है ना। लेकिन ग्लूटनी मोर डीप सीटेड है कैनाइन हंगर से भी। कैनाइन हंगर में क्या थी, बस कुछ इच्छा खाने की, कुछ चबाने की इच्छा, कुछ खाने की इच्छा। ग्लूटनी में क्या होता है, ये इच्छा इसलिए बड़ी होती है क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं आ रही जो पेट भरने पे आती है, और इसीलिए इनमें टेंडेंसी होती है ज्यादा खाने की भी और ज्यादा पीने की भी। जब हमने पानी की भी बात की थी थर्स्ट की, तब भी यही था। और दो रेमेडीज जो इसके बारे में इसके अलावा दी गई हैं वो है ब्रायोनिया और चाइना, और वो भी दोनों गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस की मेन रेमेडीज है, which also goes into gluttony because of which basically goes into gastric disturbances because of gluttony, ठीक है। अदर थिंग जो एबिस्कैन है, इट इज वन ऑफ द मेन रेमेडीज फॉर इंड्यूरेशन ऑफ लिवर। इंड्यूरेशन ऑफ लिवर की है, उसमें बहुत ही एक प्रोमिनेंट रेमेडी का रोल अदा करती है, जैसे कि हिपरसल्फ हो गई, लाइको हो गई, वो करती है, वैसे ही इसका भी बहुत प्रोमिनेंट एक्शन है इंड्यूरेशन ऑफ लिवर। अभी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एबिस्कैन में आते हैं। पहली है, देयर इज स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर indigestible things. What is indigestible things? What is indigestible things? Chalk, like chalk. हम इनडाइजेस्टिबल का, मैं अनडाइजेस्टिबल नहीं बोल रहा, यू से यू अनडाइजेस्टिबल नहीं, इनडाइजेस्टिबल। सर जैसे वो छोटे फूड, बच्चे जो है दीवार की दीवार निकाल के खाते, दीवार की पेंटिंग जो है वो निकाल निकाल के खाते हैं छोटे बच्चे, वो इंडाइजेस्टिबिलिटी हुई। हाँ वो इंडाइजेस्टिबल ईटिंग हुई, बट अनडाइजेस्टिबल नहीं कि जो हजम ना हो पाए। हम बात करें इंडाइजेस्टिबल। इंडाइजेस्टिबल मतलब जिसको डिफिकल्टी होती है स्टमक को पचाने में, तो जैसे ये मिट्टी खाने का होता है। अदर थिंग्स क्या होती है, कई लोगों को बहुत ज्यादा फाइबर की चावल क्रेविंग खाने होती का है। होता है। नहीं, वो तो रॉ फूड आ गया ना, वो तो रॉ फूड में आ गया। लेकिन इंडाइजेस्टिबल में क्या होता है, जनरली फाइबर की क्रेविंग बहुत होती है, स्टार्च और फाइबर की। फाइबर मतलब कैसे, जैसे सैलड्स हो गए, ठीक है, फाइबरस फूड हो गया, फाइबरस वेजिटेबल्स हो गई। अभी फाइबर इन जनरल, आप अभी आप कोई भी डाइट देखें आजकल देते हैं पतले होने की, उसमें फाइबर बोलते हैं, हाई फाइबर खाइए, हाई फाइबर खाइए। हाई फाइबर क्यों देते हैं, क्या पर्पज होता है हाई फाइबर का? अभी जो फाइबर है, एनर्जी तो वो प्रोड्यूस करता नहीं,
एनर्जी तो कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहा फाइबर, तो फिर फाइबर इतना सर इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है हमारे? पेट भर कॉन्स्टिपेशन जाता है कम उससे। करता है। कॉन्स्टिपेशन में भी क्यों, क्या करता है वो कॉन्स्टिपेशन को, कैसे हेल्प कर देता है फाइबर, कभी सोचो? जनरली जब भी हाई प्रोटीन डाइट देते हैं ना, तो उसमें बोलते हैं कि जी फाइबर जरूर लीजिए, क्योंकि प्रोटीन कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करता है और फाइबर जो होता है उसमें हेल्प करता है। बट बेसिकली द थिंग इज कि जो फाइबर है, एनर्जी प्रोडक्शन तो उसकी कुछ होती ही नहीं, 0 कैलोरी होती है, लेकिन उससे क्या होता है कि आपके पेट में एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आ जाती है कि यार पेट भर जाए, ठीक है ना। और कैलोरी वो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, इनफैक्ट फाइबर को डाइजेस्ट करने में बॉडी की बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। जैसे आपने सैलेड खाया, ठीक है ना, उसने आपको कोई एनर्जी नहीं देनी, लेकिन उसको डाइजेस्ट करने में आपकी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं, तो वो अच्छा होता है वेट लॉस के लिए, बट इट इज एन इनडाइजेस्टेबल, ठीक है ना। तो इनको जनरली ऐसा, सैलेड इज वन ऑफ द एग्जांपल, बाकी छोले हो गए, ठीक है ना, सीड्स हो गए, ये भी इनडाइजेस्टेबल थिंग्स में आते हैं, तो इनकी बहुत डिजायर रहती है। और कौन सी रेमेडीज है जिनमें ये कॉमन होता है? कैलकेरिया, साइकूटा, नाइट्रिक एसिड, एलुमिना, ये भी रेमेडीज हैं जिनमें बहुत स्ट्रांग होती है इंडाइजेस्टेबल थिंग्स की डिजायर। इसी के साथ साथ डिजायर फॉर रॉ फूड, कच्चा खाना, चावल कच्चे खा लेने, चाय पत्ती है कच्ची चबा लेनी, धनिया है, कोई पत्ते हैं, कच्चे खाने का मन करना, ठीक है। और कौन सी रेमेडीज हैं जिनमें रॉ फूड की बहुत स्ट्रांग डिजायर होती है? कैलकेरिया, सिलिशियस, और भी हैं, बट दीज आर द टू प्रोमिनेंट रेमेडीज जिनमें हमें क्लिनिकली बहुत कॉमन मिलता है। डिजायर फॉर रॉ फूड, अच्छी चीज खाने का मन करना, अगर मैगी बनाने खड़े हैं तो मैगी कच्ची खाते रहेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज अ डिजायर फॉर रॉ फूड, तो ये बहुत प्रोमिनेंट है इनके गैस्ट्रिक सिम्टम्स में, एबिस्कैन के। देन जो एक और हमें यूनिक चीज दिखती है एबिस्कैन में, या एक इंपॉर्टेंट प्रिस्क्रिप्शन पॉइंट दिखता है एबिस्कैन में, दैट इज कोल्डनेस। चिल्लीनेस और जो कोल्डनेस है वो मेडिसिन में थ्रू एंड थ्रू रन करती है सारे सिम्टम्स में, कोई भी इफेक्शन है चिल्लीनेस और कोल्डनेस रन करती है। उसके साथ साथ जो भी इफेक्टेड पार्ट्स हैं, जैसे कोई बैक पेन हो रही है, शोल्डर पेन हो रही है, गैस्ट्राइटिस है, ठीक है ना, कोई भी ये पार्ट है, ये आइसी कोल्ड फीलिंग होती है। डॉक्टर सर यहाँ पे बहुत क्या बोलेंगे एबिस्कैन के कि ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एम्प्टी फीलिंग आ रही है, खालीपन लग रहा है, ठीक है ना, दिल डूबता लग रहा है, उसके साथ साथ पेट में डॉक्टर साहब अंदर बहुत ठंडक महसूस होती है। बैक पेन हो रही है तो डॉक्टर साहब यहाँ पे पेन होती है ना, अंदर ऐसा लगता है पूरा ठंडा है, ठीक है ना। और इवन आउटसाइड से आप अगर चेक करेंगे तो जो अफेक्टेड पार्ट है वो आइसी कोल्ड दिखेंगे, टच होंगे आइसी कोल्ड टू टच। सो दिस कोल्डनेस एंड चिल्लीनेस इज वेरी 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 पर्टिकुलर इन एबिस्कैन। उसके साथ साथ इनके हाथ पांव ठंडे होंगे, क्लैमी होंगे, ठीक है, लिम्स इनके ठंडे और क्लैमी रहते हैं गर्मियों में भी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट पॉइंट इन एबिस्कैन। इसके बाद आते हैं एबिस्कैन की पर्सपायरेशन। पर्सपायरेशन कैसी होती है एबिस्कैन की? विसिड पर्सपायरेशन। विसिड का क्या मतलब? क्या मतलब है विसिड पर्सपायरेशन? चिपचिपापन। विसिड मतलब चिपचिपापन, ठीक है, चिपचिप होती है, जहां पसीना आया वहां डॉक्टर साहब चिपचिप होती है। कोई इनसे इन पेशेंट से हाथ में लेंगे, हाथ दूर करेंगे, आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कौन सा मीठा मीठा लग गया, चिपचिपाहट हो गई हाथ में, ठीक है। तो विसिड का जनरली मीनिंग क्या होता है? वो पसीना
जो थिक है, मतलब थिक पर्सपायरेशन होती है, और दूसरी स्टिकी है, चिपचिपाहट है। अभी जो पसीना होता है उसके क्या कंटेंट्स होते हैं? जो भी पर्सपायरेशन है उसके क्या कंटेंट्स होते हैं? स्वेट के क्या कंटेंट्स होते हैं? सॉल्ट्स होते NaCl हैं, ग्लूकोज सॉल्ट होता है। एक्सक्रीटा होता है, हम्म। और पानी होता है। सो पसीने में जो सबसे मेजर जो कंटेंट्स होते हैं, सबसे मेजर तो होता है वाटर, सबसे बड़े पोर्शन। ठीक है। नाउ पर्सपायरेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉडी, जिससे एक तो वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है और दूसरा लोकलाइज्ड एक्सक्रीशन को प्रमोट करता है। तो लोकलाइज्ड एक्सक्रीशन को प्रमोट करता है, तो जितना भी हमारी एक्सक्रीशन होती है उनमें क्या होता है? यूरिया और अमोनिया। ठीक है। थर्ड थिंग, इसके अलावा सॉल्ट होता है और स्वीटनेस। ठीक है ना, मीठा होता है। तो ये सॉल्ट और शुगर जो होते हैं, ठीक है ना, इन विसिड पर्सपायरेशन में क्या होता है? शुगर कंटेंट और जो यूरिया कंटेंट है वो ज्यादा बढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं विसिड पर्सपायरेशन। उसके कारण क्या होता है? स्टिकीनेस होती है और थिकनेस होती है पसीने में। ठीक है ना। तो इनका जनरली क्या होगा? इनका जो पसीना होगा वो विसिड होगा, चिपचिपाहट होगी, स्मेल होगी। ठीक है। उसके साथ साथ वो जो पसीना होगा वो कोल्ड होगा और परफ्यूज होगा। सो टू डिफाइन द पर्सपायरेशन ऑफ एबिस्कैन वी हैव टू टेक थ्री थिंग्स, कि भाई वो परफ्यूज होगा, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आएगा, ठंडा होगा और चिपचिपाहट होगी बहुत ज्यादा। तो आप गैस्ट्राइटिस में पेशेंट देख रहे हैं, भाई इसको गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, पेशेंट है, ठीक है, और पिट ऑफ द स्टमक इसका जो मेन सेक्शन है वहां पे हो रहे हैं, इसको जो सिम्टम्स डेवलप हैं, और उसके साथ साथ इसको ठंडा और विसिड पसीना आ रहा है, आंख बंद करके एबिस्कैन मुंह में डाल दीजिए। पर्सपायरेशन दे जनरली गेट्स एग्रावेटेड एट नाइट। ठीक है। अभी जो एबिस्कैन है इसमें नाइट एग्रावेशन होती है, और जो हम एबिस नाइग्रा जब पढ़ेंगे, नाइगर, उसमें हम देखेंगे उसमें मॉर्निंग टाइम की एग्रावेशन होती है। ठीक है ना, वो भी गैस्ट्रिक सिम्टम्स की मेन रेमेडी है, पर उसमें मॉर्निंग एग्रावेशन देखेंगे। Then comes this constant desire to lie down. Because of this sluggishness जो माइंड में भी है, जो बॉडी में भी है, उसके कारण क्या है? सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, ब्रेन भी फैग है, बॉडी भी टायर्ड है, तो हमेशा इन पेशेंट्स को क्या होता है? यार थोड़ा आराम कर लो। डॉक्टर साहब जब भी ये सिम्टम्स बढ़ते हैं, एसिडिटी बढ़ती है, दर्द बढ़ती है, मेरे को होता है बस आराम, थोड़ा लेट जाऊं, थोड़ा लेटने से आराम आता है। ठीक है। दिस इज दिस कॉन्स्टेंट डिजायर टू लाई डाउन और लाइंग डाउन एमिल्यूरेशन। Along with this, एबिस्कैन जो होती है वो यूट्रस डिस्प्लेसमेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है। डॉक्टर बोइंगसन ने इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी माना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस। तो आप डॉक्टर बोइंगसन के मटीरिया मेडिकास में जाएंगे या उनकी रेपर्टरी देखेंगे, तो उसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रेमेडी है डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस की। डिस्प्लेसमेंट किसके कारण होती है? वही एटोनिया के कारण, जो हमने पहले बोला एबिस्कैन में है एटोनिया प्रोड्यूस करने की क्षमता। सो और रेमेडीज कौन कौन सी हैं जो यूट्रस डिस्प्लेसमेंट में जाती हैं? सीपिया, लिलियम टिग, नेट्रम्यूर, बेलाडोना, म्यूरेक्स। ठीक है ना, ये बहुत प्रोमिनेंट रेमेडीज हैं जो जनरली हम फीमेल्स में प्रिस्क्राइब करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस में, और एबिस्कैन भी इसके कारण होती है। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस एटोनिया, एबिस्कैन में अबॉर्शन, सॉरी मिसकैरेजेस बहुत कॉमन होते हैं एटोनिया के कारण। ठीक है। सो it is a remedy which is useful for women with uterine displacements associated with that sinking, faint sinking sensation, जो हम पहले बात की, एक sinking sensation, डॉक्टर साहब घबराहट हो रही है पेट में,
या मेरा दिल डूब रहा है, ठीक है ना, वो सिंकिंग सेंसेशन इनको प्रोड्यूस होती है पेल्विस रीजन में, जहाँ पे वो अफेक्शन हो रही है यूट्रस की। और उसके साथ साथ हमेशा कौन से कंकॉमिटेंट सिम्टम्स चलेंगे, इंडाइजेशन। अगर रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स है एबिस्कैन में, तो उसके साथ भी क्या होगा, रेस्पिरेटरी में क्या होता है, जनरली इसका राइट लंग में कंजेशन प्रोड्यूस करता है। उसमें भी आप केसेस में देखेंगे कि साथ साथ गैस्ट्राइटिस के सिम्टम चल रहे हैं। तो गैस्ट्राइटिस सिम्टम हमेशा थ्रू एंड थ्रू रहेंगे ही एबिस्कैन में। उसके अलावा चाहे बैक एक हो गैस्ट्राइटिस के साथ, उसके अलावा चाहे हेडेक हो गैस्ट्राइटिस के साथ, उसके अलावा चाहे लंग इन्फेक्शन हो गैस्ट्राइटिस के साथ, उसके अलावा चाहे डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस हो, ठीक है ना। तो ये एबिस्कैन को एक्सप्लेन करता है। तो अभी हम पीछे एबिस्कैन की बात की, कौन सी रेमेडी है जो विच कम्स वेरी क्लोज टू एबिस्कैन। जो भी हमने जनरल्स की बात की, गैस्ट्रिक सिम्टम्स की बात की, कौन सी दवाई है जो बहुत क्लोज आती है। एक तो नक्स वोमिका है, वो सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स पे आती है, तो उसको तो हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे डिफरेंशिएट करना है। दूसरी रेमेडी कौन सी है, टीपिया? नहीं, ये देखो मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ये एक पिक्चर है, ये वाली पिक्चर देख के आपको कौन सी रेमेडी दिमाग में आती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम बैक्टीरिया मेडिका में प्रिस्क्राइब करना है, ताकि हम उस मेडिसिन से इसको डिफरेंशिएट कर सकें। पिक्रिक एसिड नहीं बच्चे, पिक्रिक एसिड तो स्लो होती नहीं ना स्पीड में, ना उसकी वेल वीक होती है। सर कार्बन? कैलकेरिया, लग रहा है कैलकेरिया का लिखा हुआ, क्वाइट डिस्पोजिशन, डल, डायलिशिया? विल वीक, कैलकेरिया, ठीक है। इंडाइजेशन, स्लोनेस ऑफ डाइजेशन, स्पीड स्लो, विल वीक, इंटेलेक्ट डल, एंशियस टिमिड पीपल, जहां पे फियर ऑफ लॉस है, एवराइस है, एंजाइटी हेल्थ है, और इजीली ऑफेंडेड है। होता ना ये सब हम पढ़ते कैलकेरियाज में कि वो इजीली ऑफेंडेड होते हैं जी, पीविश होते हैं, एंजाइटी हेल्थ होती है, इंडाइजेशन होती है, डाइजेशन स्लो होती है, क्वाइट पीपल होते हैं, टिमिड होते हैं, राइट साइडेड होते हैं, चिल्ली होते हैं, कैलकेरिया कार्बोनिका, थर्स्टी होती है। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कैलकेरिया से। अगर गैस्ट्राइटिस में पेशेंट आया या बैक पेन में पेशेंट आया, तो हाउ विल वी डिफरेंशिएट। हमने रूब्रिक्स डाले, उसमें एबिस्कैन भी आ रही है और कैलकेरिया भी आ रही है, कैसे करते हो। वैसे एक और भी कॉमन है जो हमें दवाई ये होती है ना एबिस्कैन वगैरह, ये तो हम पढ़ते ही नहीं है, हम बोलते हैं ये तो चल आएगी, है ना, वो आगे लिखी होती हैं ऐसी कई रेमेडीज उल्टे सीधे नाम वाली, वो तो हम वैसे ही छोड़ देते हैं कि नहीं यार ये तो आ ही नहीं सकती, इसको छोड़ो, क्योंकि ये तो वैसे भी इतनी यूज नहीं होती, जो यूज होती है वो दे दो। कैलकेरिया वो एक सेफ बेट हो जाती है कि ज्यादा रिस्क क्यों लेना, कैलकेरिया ही दे दो, ठीक है ना। बट डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए। हर दवाई, हर मेडिसिन, हर एक दवा जो होम्योपैथी में है वो इंडिविजुअल है, उसके जैसी कोई और नहीं है। हम उनको सेम कब बना देते हैं, जब हमें डिफरेंशिएशन पॉइंट्स ही नहीं पता, ठीक है। सो हाउ टू डिफरेंशिएट कैलकेरिया कार्बोनिका इन गैस्ट्राइटिस एंड एबिस्कैन, दिस इज अ प्रैक्टिकल पार्ट, दिस इज अ क्लिनिकल पार्ट, कैसे डिफरेंशिएट करें। अभी आप कैलकेरियाज में देखेंगे स्लो डलनेस, उसके अलावा उनमें भी परफ्यूज पर्सपिरेशन है, उनमें भी क्लैमी हैंड्स होते हैं कि नहीं, देखते हैं हम क्लिनिक में क्लैमी हैंड्स, परफ्यूज पर्सपिरेशन,
ठीक है. So then comes how to differentiate. First of all, calcareous and abyss scan they come very close to each other, जो हमने अभी बात की राइट साइड है ये. बट एबिस स्कैन में हम हाई सेल्फ एस्टीम नहीं देखते. कैलकेरियास की जो एस्टीम है, ठीक है ना, जो उनका एस्टीम हर्ट होना है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है कैलकेरियास में. एबिस स्कैन एस्टीम हर्ट से नहीं आती, इरिटेशन एंजाइटी से निकल के आता है. ठीक है. दूसरी चीज जो एबिस स्कैन में क्या होता है कि जो डेवलपमेंट ऑफ गैस्ट्रिक सिम्टम होती है वो फास्ट होती है, और कैलकेरियास में कैसे हैं, स्लोली एंड स्टेडीली बिल्ड होते हैं सिम्टम्स और स्लोली एंड स्टेडीली जाते हैं. लेकिन इन कंपैरिजन टू कैलकेरिया, एबिस जो कहना है इसमें डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स फास्ट होती है और जो रिकवरी है वो स्लोली एंड स्टेडीली बिल्ड होती है. ठीक है. दिस इज द सेकंड पार्ट हाउ वी विल डिफरेंशिएट. एंड देन कम्स द थर्ड पार्ट. इन केसेस ऑफ गैस्ट्राइटिस, कैलकेरियाज में जनरली बाकी मेडिसिन की तरह क्या होता है, भूख कम हो जाती है, डाइट कम हो जाती है, डर जाते हैं, एंजाइटी भी हो जाती है कि क्या खाऊं क्या ना खाऊं, मेरे को तो भूख कम लग रही है. एबिस स्कैन में क्या होता है, गैस्ट्राइटिस के फेज में भी उनमें क्या है, एपेटाइट जो है वो बहुत एक्सेस रहती है, बहुत ही ओवर ईट करने की टेंडेंसी रहती है, इवन विद द सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्राइटिस. ठीक है. कर लोगे अभी डिफरेंशिएट? कर लोगे डिफरेंशिएट? एक तो डिफरेंशिएशन है डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स पे, दूसरी डिफरेंशिएशन है एपेटाइट पे गैस्ट्राइटिस के, और तीसरी है एक जनरल. आप जब माइंड देखोगे तो जो कैलकेरियाज है दे आर वेरी रिजिड माइंडेड और बहुत हाई एस्टीम के होते हैं, जबकि एबिस स्कैन कैसे होते हैं, टिमिड, क्वाइट एंड इरिटेबल. ठीक है. नेक्स्ट कम एबिस नाइग्रा. दोनों का ही मैंने बोला बहुत प्रोमिनेंट गैस्ट्रिक अफेक्शंस पे एक्शन है. बट अभी सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है हाउ टू डिफरेंशिएट कि यार ये एबिस स्कैन है कि एबिस नाइग्रा है. ठीक है. तो एबिस नाइग्रा का सबसे पहले तो एबिस स्कैन में हमने देखा था वो क्वाइट डिस्पोजिशन होती है, क्वाइट एंड एंशियस, जो चुप रहते हैं और एंशियस प्रोड्यूस करते हैं. एबिस नाइग्रा क्या होती है, मोरोस डिस्पोजिशन, जैसे आपको नेक्टर्म्स में दिखती है, जैसे आपको इग्निशियाज में दिखती है. मोरोस डिस्पोजिशन, उदासी, सैडनेस वाली डिस्पोजिशन. It is a more deep-seated. It has a more deep-seated action than एबिस स्कैन. अभी एबिस स्कैन क्या है, वो सोरोसाइकोटिक जो हमारी होती हैं पैथोलॉजीज उन पे प्रिस्क्राइब्ड होती है. लेकिन अगर पैथोलॉजी सिफिलिस में चली जाए, जैसे ड्यूडिनल अल्सर्स हो गए, ठीक है ना, या अल्सरेटिव पेन्स हो गई, तो जब भी सिम्टम्स डीप सीटेड चले जाएं, मोर सिफिलिटिक हो जाएं, तो इंस्टेड ऑफ एबिस स्कैन एबिस नाइग्रा प्रिस्क्राइब की जाती है. नाउ द बोथ द एबिस जो हम अभी पढ़ रहे हैं, दे अफेक्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है ना. बट दोनों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक्शन है वो बहुत यूनिक है. कैसे यूनिक है, अभी एबिस है, उस अगर इसमें हम फोकस करें तो इसमें क्या आती है, जनरली एम्प्टी फीलिंग आती है, वो भी पिट ऑफ स्टमक पे. कैसी फीलिंग, एम्प्टी फीलिंग या फेंटनेस होनी, जिसमें पेशेंट क्या बोलेगा, डॉक्टर साहब घबराहट हो रही है, यहाँ पे बस कांस्टेंट घबराहट हो रही है और कांस्टेंट होती है. उसकी जगह जो एबिस नाइग्रा है, इसमें क्या होता है, इसमें फीलिंग क्या आती है, कोई हार्ड बॉइल्ड एग या कोई हार्ड बॉल जैसी चीज, जो हमारा कार्डिक ऑरिफेस होता है, ठीक है ना, अपर ऑरिफेस जिसको हम बोलते हैं स्टमक में, वहां पे कुछ अड़ा हुआ है, उसमें फीलिंग आएगी घबराहट की. इसमें क्या फीलिंग आएगी, डॉक्टर साहब कुछ अटका हुआ है, और ये बहुत ही वायलेंट होती है सेंसेशन, बहुत वायलेंट सेंसेशन होती है.
ठीक है ना, अटका हुआ है, डिस्कम्फर्ट में रहता है पेशेंट, रेस्टलेस होता रहता है कि डॉक्टर साहब यहाँ पे कुछ अटका लग रहा है। वो अटका होता क्यों है? क्योंकि वहां पे कंस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस होती है कार्डियक ओरिफिस में। इतनी स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रिक्शन के कारण को क्या लगता है, यहाँ पे कुछ फंसा हुआ है, हार्ड बॉइल्ड एग टाइप लगती है। क्लिनिक में पेशेंट कैसा बोलता है, जल्दी डिस्क्राइब कैसे करते हैं इस फीलिंग को, डॉक्टर साहब कंस्ट्रिक्शन लग रही है, फंसा हुआ है कुछ, ऐसा लग रहा है डॉक्टर साहब खाना यहीं पे फंस गया, सारा यहीं पे रुक गया, और बहुत ज्यादा सीवियर डिस्कम्फर्ट होता है इसको। So, ABs nigra has a constriction feeling in cardiac orifice, and AB scan has a sinking, डूबने, घबराहट की फीलिंग इन पिट ऑफ स्टमक। उसके अलावा जो एबिस नाइगर में सिम्टम्स आते हैं वो है एग्रावेशन फ्रॉम स्टिमुलेंट्स, जो हमें एबिस स्कैन में नॉन रिएक्शन होता है स्टिमुलेंट से, पर इसमें टी हो गया, टोबैको हो गया और इवन कॉफी हो गया, वो इन सिम्टम्स को बढ़ाते हैं और एग्रावेट करते हैं। चाय पी लूं तो डॉक्टर साहब और बढ़ जाता है, ये कंस्ट्रिक्शन फीलिंग और बढ़ जाती है पेशेंट को। और उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जस्ट लाइक सोरिनम, मिडोरिनम, ठीक है ना, मिजेरियम, एबिस नाइग्रा में भी नाइगर में क्या होता है, एक्सेसिव हंगर होती है नाइट के टाइम। जैसे ही रात होती है तो भूख बहुत लगनी शुरू हो जाती है। उसके बाद आता है माइंड। माइंड डिफरेंशिएशन क्या है, इस स्कैन में हम क्या पढ़ा था हमने, क्वाइट, टिमिड, पीविश, एंशियस, ये पॉइंट्स पढ़े थे। इसके माइंड में क्या है, सैडनेस, बिटरनेस, डलनेस प्लस हिस्टीरिया, ठीक है ना। इसीलिए क्या बोला कि ये मोर सिफिलिटिक है, मोर डिफेक्टिंग रेमेडी है देन एबिस स्कैन, क्योंकि ये मेंटल एज वेल एज फिजिकल प्लेन पे स्ट्रॉन्ग वायलेंट सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है। और जब ऐसे आप देखेंगे ना तो आपको कॉमनली इनको किन से कंफ्यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड से, इग्निशियाज, नेट्रम्स, ठीक है ना। इन रेमेडीज से हम जनरली इनको कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि इनका हिस्टीरिया, बिटरनेस, सैडनेस देखते हैं। अलॉन्ग विद दैट, जो एबिस नाइगर होती है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, वो चुप हो जाती है, क्वाइट हो जाती है। ये क्या होती है, ये उदासी में होती है, लेकिन अगर इसको गुस्सा आए या कोई गुस्सा दिलाए देन दे कैन इवन गो इनटू एब्यूजिवनेस, ठीक है ना। वो वायलेंट सिम्टम्स जो फिजिकल बॉडी में है वो माइंड में भी वायलेंस आती है, उसी को हम सिफिलिस बोलते हैं। और एक जो कॉमन फीलिंग जनरली क्लिनिकली देखी जाती है एबिस नाइगर में, वो क्या होती है, सफोकेशन एंड कंस्ट्रिक्शन। जो कंस्ट्रिक्शन की अभी हमने बात की कि कार्डियक ओरिफिस में दिखती है, उनको सेंसेशन आती है कि कुछ कॉन्स्ट्रिक्टेड है, कुछ फंसा हुआ है। यही फंसा हुआ और कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग उनको इमोशनली और माइंड में भी आती है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इमोशंस प्रोड्यूस होती हैं। पेशेंट क्या फील करता है कि उन इमोशंस के कारण डॉक्टर मैं बहुत सफोकेटेड फील करता हूँ, मैं अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता किसी से, गुस्सा निकलता ही नहीं है, इमोशंस निकलते ही नहीं है, और अगर निकले तो कैसे निकलेंगे, एब्यूजिवली, वायलेंटली निकलेंगे, जिससे दूसरे को बुरा लगता है। सो दीज आर वेरी कैरेक्टरिस्टिक। गैस्ट्राइटिस को तो हमने डिफ्रेंशिएट कर ही लेना है एबिस स्कैन और एबिस नाइगर में। माइंड में भी डिस्पोजिशन डिफरेंट, और डिस्पोजिशन हम हमेशा ही बात करते हैं एक्यूट केसेस में या सोरोसिफिलिटिक, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रिस्क्रिप्शन पॉइंट में। अगर गैस्ट्राइटिस में सिंकिंग सेंसेशन है और साथ में क्वाइट डिस्पोजिशन है, गो फॉर एबिस स्कैन। अगर कंस्ट्रिक्टेड सेंसेशन है, बहुत वायलेंट कंस्ट्रिक्टेड सेंसेशन है और बहुत ज्यादा पेशेंट डिस्कम्फर्ट में है और उसके साथ साथ हिस्टीरिया एंड सैडनेस आपको दिख रही है माइंड में, गो फॉर एबिस नाइगर। उसके अलावा वही स्लो कॉम्प्रीहेंशन,
ठीक है ना, मेंटल एक्सर्शन नहीं हो पानी, मेंटल एक्सर्ट करते तो ऐसा लगता है डॉक्टर सर ये जकड़ा हुआ है, मेरा सर जकड़ा हुआ है, हर चीज में जकड़न, सफोकेशन महसूस करते हैं। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक पार्ट विच डिफाइन एबिस नाइगर। देन कम्स द फीमेल पार्ट ऑफ एबिस नाइगर। उनमें हम क्या देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस। इनमें जनरली क्या होता है, मेंसेस इरेगुलरिटी प्रोड्यूस करते हैं, और जो बहुत एक पर्टिकुलर और बहुत ही अनकॉमन सिम्टम है इसमें फीमेल में, वो क्या होता है, डे टाइम मेंसेस। मेंसेस सिर्फ डे टाइम में ही होते हैं, रात के टाइम मेंसेस सबसाइड कर जाते हैं, जैसे ही मॉर्निंग होती शुरू, जब तक सन रहता है तब तक मेंसेस परफ्यूज होते हैं। और ड्यूरिंग दीज मेंसेस पल्स जो होती है उसका भी कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो स्लो और फीबल होती है। ठीक है, सो दीज आर वेरी कैरेक्टरिस्टिक पार्ट ऑफ एबिस नाइगर। एबिस नाइगर में क्या होता है, डे टाइम जनरल एग्रावेशन होती है इन कंपैरिजन टू एबिस कैन विच हैज नाइट एग्रावेशन। ठीक है जी, आज का लेक्चर खत्म करें। समझ आई, कैसा रहा, क्या आप इन मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर पाएंगे? यस सर। जो अभी लेक्चर लिया है इसके रिलेटेड बच्चे कोई भी क्वेश्चन किसी को भी आप में से हो तो अभी हम बात कर सकते हैं उस क्वेश्चन के बारे में। कोई भी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हो गैस्ट्राइटिस सिम्टम्स के, ठीक है ना, बाकी चीजों के। जो हमने अभी बात की है ये तो एक, हाँ जी हाँ जी बोलिए बोलिए। सर जो नट से डिफरेंशिएशन एक बार रिपीट कर दीजिएगा। अच्छा बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो नक्स में डिस्पोजिशन कैसी होती है। कोई भी कंप्लेंट है, अगर आपने पेशेंट्स देखे भी होंगे क्लिनिक में, कैसे होते हैं वो पेशेंट, इम्पेशेंट मतलब समझ रहे हैं ना, जल्दबाजी, कांस्टेंट रेस्टलेसनेस, इम्पेशेंस होती है। रेस्टलेस होते हैं बहुत, फिजिकल रेस्टलेसनेस, मेंटल इम्पेशेंस, उसके साथ साथ एंग्री डिस्पोजिशन होते हैं। अगर आप उनसे कोई सवाल जवाब करेंगे या उनको बोलेंगे कुछ खाएगा, बहुत गुस्से से जवाब देते हैं। दैट इज नक्स वोमिटिंग। ठीक है, डिस्पोजिशन वाइज। उसी गैस्ट्राइटिस में जो एबी स्कैन है उसकी डिस्पोजिशन कैसी होती है, क्वाइट, जनरली दे आर वेरी क्वाइट, बट आप अगर उनको डिस्टर्ब करेंगे बार बार तो वो इरिटेट हो जाएंगे, यार हट जाओ, बस इतना रिएक्शन। ठीक है ना, बट जो नक्स वोमिका की रेस्टलेसनेस है वो एबी स्कैन में नहीं देखेगी। इनफैक्ट एबी स्कैन जब भी गैस्ट्राइटिस सिम्टम डेवलप होंगे बहुत ही स्लगिश हो जाएंगे, उनमें एनर्जी कम हो जाएगी और उनको क्या इच्छा रहेगी, कांस्टेंट, कि बस चुप करके मैं लेटा रहूं। ठीक है, नक्स वोमिका कैसा है, गुस्से वाला, रेस्टलेस डिस्पोजिशन इन गैस्ट्राइटिक फेज। एबी स्कैन का गैस्ट्राइटिस फेज में कैसा होगा, चुप करो, कोई ना बुलाओ और मैं हमेशा लेटा रहूं। दैट इज द फर्स्ट डिफरेंशिएशन। सेकंड डिफरेंशिएशन, जो स्लगिशनेस है, मतलब जो डाइजेशन इतनी स्लो होती है एबी स्कैन में कि अगर आप इनको स्टिमुलेंट भी दें, कॉफी हो गई, चाय हो गई, कोई भी विटामिन सी हो गई, कोई भी आप इनको स्टिमुलेंट देंगे तो भी इनकी इनडाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप नक्स वोमिका को कोई भी स्टिमुलेंट देते हैं तो वो क्या, उनको क्या फील होता है कि मेरे गैस्ट्रिक सिम्टम थोड़े रिलीव्ड होते हैं। जैसे नक्स वोमिका के पेशेंट आते हैं, उनको होता है कि डॉक्टर साहब चाय कॉफी पीने के बाद थोड़ा आराम आ जाता है थोड़ी देर के लिए। So that is a amelioration from stimulants. Whereas in एबी स्कैन वहां पे स्टिमुलेंट्स का कोई एक्शन नहीं होता है, उनकी स्लगिशनेस जो है वो बहुत डीप सीटेड होती है। ठीक है, समझ आ गई? यस सर, थैंक यू सर। सर लाइकोपोडियम और कोई से कैसे डिफरेंस करेंगे?
लाइकोपोडियम से कैसे डिफरेंस करेंगे? बच्चे लाइकोपोडियम से तो बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन है। पहले तो थर्मल थर्स्ट पे ही हो जाएंगी। थर्मल थर्स्ट पे कैसे होंगी? लाइकोपोडियम हॉट और थर्स्टलेस इस कंडीशन में। एबिस्कैन कैसा है? ठंडी ज्यादा लगती है और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है ना, पहले तो ये। दूसरा, जो लाइकोपोडियम में जलन होती है वो यहाँ पे होती है, इसोफेजियल सिम्टम्स में, गैस्ट्राइटिस में यहाँ पे। एबिस्कैन में कहाँ होती है? पिट ऑफ स्टमक पे। पिट ऑफ स्टमक समझते हैं? जहां से स्टमक शुरू होना शुरू होता है, ठीक है ना, वो जो एरिया होता है उसको बोलते हैं पिट ऑफ स्टमक, वहां पे होती है। ठीक है, जो स्टर्नम के नीचे का एरिया है उसको हम बोलते हैं पिट ऑफ स्टमक। तो एबिस्कैन का वहां पे होता है। ठीक है, इसके अलावा भी लाइको में वार्म डिजायर होती है थिंग्स की, एबिस्कैन में क्या होती है? कोल्ड ड्रिंक्स की डिजायर रहती है। इसके अलावा भी, ये तो चलो सिर्फ फिजिकल पार्ट हो गया, डिस्पोजिशन वाइज देखें, ठीक है ना, तो लाइकोपोडियम कैसी होती है इस टाइम, इस फेज में जनरली एब्रप्ट होते हैं, हटा एकदम गुस्से से बोलना, गुस्से से रिएक्ट करना, ठीक है ना। एबिस्कैन कैसे होंगे? चुप, डलनेस और चुप। और लाइकोपोडियम कैसे होंगे? एंशियस और एब्रप्ट। ठीक है, कर लोगे डिफरेंशिएट अभी लाइको से एबिस्कैन को? यस सर। ओके, बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन हुए? हाँ जी, हाँ जी बताइए। सीपिया के साथ हेलो करेंगे। हेलो, हाँ जी सर, सीपिया के साथ, सीपिया के साथ सर। बच्चे सीपिया, हाँ सीपिया क्या है? सीपिया भी गैस्ट्राइटिस की मेडिसिन आती है जनरली। सीपिया को जो मिल्यूरेशन होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो मोशन से होती है। एबिस्कैन को जो मिल्यूरेशन है वो कंप्लीट टोटल लाइंग डाउन से, रेस्ट से भी नहीं है। रेस्ट होता है जैसे मैं बैठ गया चेयर पे तो भी आराम आ जाए, रेस्ट से नहीं होती। इनको आराम आता है जब वो लेट जाए बिल्कुल, ठीक है ना। पहली तो ये चीज है। दूसरी, जो सीपिया है वो बहुत थर्स्टलेस रेमेडी है और उसमें भी भूख कम हो जाती है गैस्ट्राइटिस के सिम्टम में। जबकि जो एबिस्कैन है इनमें एक तो एक्सेसिव थर्स्ट रहती है गैस्ट्राइटिस में, और उसके साथ साथ भूख भी बहुत बड़ी रहती है। ठीक है, ये तो दो चीजें ये हो गई। थर्ड थिंग, जो सीपिया होती है जनरली इस स्टेट में, ठीक है ना, वो इंडिफरेंस में चली जाती है। जब आप उनसे पूछेंगे आराम आया, कैसा लग रहा है, उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि वो इंडिफरेंट स्टेट में वो होता है, मुझे समझ नहीं आ रही। और जनरली एबिस्कैन क्या होती है? क्वाइट होती है लेकिन पीविश होती है, इरिटेबल होती है गैस्ट्राइटिस के कारण। ठीक है, और कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड? अभी जो हमने पढ़ी है ना, हो सके ट्राई कीजिएगा आज ही जाके मटीरिया मेडिका से एक बार पढ़ लें दोबारा से, या फिर कल अगर आपको टाइम मिलता है तो उसमें पढ़ें। उसके अलावा फिर भी आपको कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्लास होगी 15 डेज के बाद। अभी हमारी क्लासेस रेगुलर रहेंगी और नेक्स्ट क्लास में फिर से कोई और मेडिसिन के बारे में क्लिनिकली बात करेंगे। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, हमारा ग्रुप है, वहां पे कर लीजिए। अगर वहां पे नहीं भी है क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिए। इंस्टाग्राम पे पेज है हर का, राइट होम्योपैथी का, जहाँ पे हम टाइम टू टाइम इम्पोर्टेंट कुछ ना कुछ मटीरिया मेडिका के बारे में, या आज आई थिंक रेपिटेशन ऑफ डोज के बारे में डाला है उन्होंने पेज पे, तो बहुत अच्छा है। तो आप कांस्टेंट टच में रहिए, वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आपकी कोई भी क्वेश्चन है पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जब भी टाइम मिलेगा आपको उसी टाइम आपको आंसर कर देंगे उसके लिए। चलो अभी टेक केयर, आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सर। गुड नाइट, रेस्ट लीजिए और थैंक यू सर। अभी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर।